जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले जिन्होंने भारत देश पर बहुत सारे कार्य किए, बहुत अच्छे कार्य किए। उससे आप महाज्ञानी, महापुरुष जो भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज था कि वो भारत को बचाने के लिए अकेले खड़े हुए थे। नाम है उनका राजीव दीक्षित। थंबनेल को देखकर आप जान ही गए होंगे। आज हम उनके सारी डिटेल के बारे में जानेंगे। उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कैसे हुई, उन्होंने क्या क्या पढ़ाई किया, उन्होंने भारत में क्या क्या कार्य किया, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में बांट दिया है। पहले में हम उनके परिचय के बारे में जानेंगे, दूसरे पार्ट में हम उनके एजुकेशन के बारे में जानेंगे, और तीसरे पार्ट में उन्होंने भारत में रहकर, विदेशों में रहकर क्या क्या कार्य किए, क्या क्या आंदोलन किए, क्या क्या रिसर्च किए, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद उनकी मृत्यु कैसी, उसको जानेंगे। राजीव दीक्षित जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के अतरौली तहसील के नाह गांव में 19 नवंबर 1967 को हुआ। इनके माता का नाम मिथिलेश कुमारी और पिताजी का नाम राधे श्याम दीक्षित जी थे। ये शुरू से ही इंटेलिजेंट थे। राजीव दीक्षित जी ने अपने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा फिरोजाबाद के एक स्कूल से प्राप्त की थी। इसके बाद राजीव दीक्षित जी ने आगे की पढ़ाई इलाहाबाद शहर के जेके इंस्टीट्यूट से बीटेक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमटेक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद राजीव दीक्षित जी ने CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च पे काम किए। इसके बाद इन्होंने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम किए। उन्होंने फ्रांस से PhD और फ्रांस के टेली कम्युनिकेशन पर काम किया। इसके बाद राजीव दीक्षित जी ने आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, उधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिवीर से प्रभावित हुए। अब बात करते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य किए। राजीव भाई विदेशी कंपनियों के सख्त खिलाफ थे। वे जानते थे कि ये विदेशी कंपनी खराब माल बेचकर पैसा कमाते हैं और भारत को गरीब बनाते जा रहे हैं। जब इनको पता चला कि रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियों के बाद देश की सबसे अधिक हजारों करोड़ रुपए की लूट दवा बनाने वाली कंपनियां कर रही है, तो इनके खिलाफ ये आवाज़ उठाए और इन पर काम किए। और आयुर्वेद पर ये झूठे पाखंडियों बाबाओं को असलियत लोगों के सामने लाते हैं, उनको लूट मचाने से बचाते हैं। तो और वो कंपनियां जो बाकी अन्य देशों जैसे कि यूरोप और अमेरिका में बैन है, लेकिन वो भारत में चालू है, उस पर भी इन्होंने कार्य किया और उन कंपनियों को बंद करवाया। दीक्षित जी ने हर दिशा पर काम किया, जैसे कि भारत की शिक्षा पर, भारत के कृषि पर, रासायनिक खादों पर, भारत के चिकित्सा पर, भारत के राजनीतिक पर। राजीव भाई ने बहुत पुराने आयुर्वेद को अध्ययन किया। 3500 पूर्व महर्षि चरक के शिष्य वाग्भट जी को महीनों तक अध्ययन किया। उसके बाद अपने अनुसार इन्होंने नॉलेज देना शुरू किया। घूमकर सभी दिशाओं में ज्ञान का प्रसार किया। आयुर्वेद की चिकित्सा के बारे में बताते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि बिना दवाई के बड़ी से बड़ी बीमारी को खुद ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना डॉक्टर के पास जाए। ये सब आयुर्वेद के नियमों को पालन करके किया जा सकता है और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि 85% बीमारियों को मनुष्य खुद स्वयं ठीक कर सकता है। मैं आपको बता दूं, इनके चिकित्सा को मैं भी फॉलो करता हूं और बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी फॉलो करते हैं। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनके समय के लोग और कई आर्टिकल्स बताते हैं कि ये 15 वर्ष से किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गए, यानी कि पूर्ण तरीके से स्वस्थ थे। ये लोगों को गंभीर बीमारी, शुगर, कैंसर, दमा, अस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल, इन सभी से बचाते थे। और ये होम्योपैथी के भी अच्छे जानकार थे। ये होम्योपैथी को ज़्यादा मानते थे। राजीव दीक्षित जी अंग्रेजी और कई विदेशी भाषाओं के सख्त खिलाफ थे। ये मातृभाषा को सबसे ज़्यादा मानते थे। ये चाहते थे कि भारत में मातृभाषा ज़्यादा चले, इंग्लिश में सारी चीज़ें ना हो, यानी कि हिंदी में सारी चीज़ें विकास किया जाए। विदेशों में जमा काला धन को भारत वापस लाना चाहते थे और ये चाहते थे कि गौ हत्या पर प्रतिबंध रूप से बैन लगाया जाए। गौ हमारी माता होती है। राजीव भाई के व्याख्यान में इतना दम था कि 2.5 महीने में 6 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता, युवाओं, महिलाएं, बच्चे, ये सभी इनके आंदोलन में जुड़ चुके थे। इनके व्याख्या बहुत जोरदार होता था और ये किसी कानून, कंपनी या किसी भी खिलाफ नहीं डरते थे। राजीव दीक्षित जी पतंजलि पर अपना व्याख्यान दिया करते थे, जो व्याख्या टीवी चैनल के माध्यम से भारत के लोगों तक पहुंचाया जाता है। राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो कूड़ा करकट है, ये एकदम से बर्बाद है, इसको सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
रट्टाबाजी ज़्यादा होती है, सिखाते विखाते कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल कम होता है जैसा कि बाकी देशों में किया जाता है। इस कारण से भारत बहुत गरीब देश रहा है और कई राजनेता यह भी चाहते हैं कि अनपढ़ अनपढ़ रहे, गरीब गरीब ही रहे और अमीर अमीर होते जाइए। शिक्षा का विकास ज़्यादा से अच्छे से नहीं हो पा रहा है। राजीव दीक्षित जी सादा सिंपल जीवन जीते थे, ना कोई फैशन ना कोई फालतू का खर्चा, कम पैसों में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और लोगों की मदद कर रहे थे। दीक्षित जी चाहते हैं कि हमारा देश सबसे आगे हो, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र पर। यह सब तभी हो पाता है जब एजुकेशन अच्छे से फैलेगा। पूरे भारत में शिक्षा को फैलाना होगा। हर परिवार के बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और आगे बढ़े। बस ऐसे नॉलेज थे और ऐसे ऐसे नॉलेज थे जो किसी के पास नहीं था। इतने अनोखे नॉलेज के बहुत ही प्रसिद्ध आदमी थे भारत में। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, इनकी मृत्यु की। आज तक इनकी मृत्यु सुलझ नहीं पाई है, एक पहले की तरह बन चुकी है। इनकी मृत्यु नवंबर 2010 को हुआ, यानी कि केवल 43 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। इतने बड़े ज्ञानी को अचानक हेल्थ इशू नहीं आ सकता। माना जाता है कि इनकी मृत्यु दिल का दौरा आने से होती है। ये इतने स्वस्थ थे कि इनको दिल का दौरा कभी आ ही नहीं सकता। कई लोग कहते हैं, या जो राजीव दीक्षित के बहुत करीबी या इनके भाई लोग कहते हैं कि इनकी मृत्यु एक साजिश थी, इनको जानबूझ के मरवाया गया है। और ये बहुत ही खुलेआम सभी कंपनियों को चुनौती देते हैं। शायद इस कारण इनको मारने के लिए कोई साजिश बनाई गई होगी। आर्टिकल कहते हैं कि इनको जहर दिया गया है। मैं मानता हूँ कि इनकी मृत्यु का कारण कोई साजिश रची हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियों को खुला चैलेंज करते हैं, शायद इस कारण इनको मारने के लिए साजिश रची होगी। दीक्षित जितना भारत में वर्तमान में ईमानदार, ज्ञानी, महात्मा पुरुष कोई नहीं है। यह बात उनके समय में होती थी, अभी भी होती है और बाद में भी होती रहेगी। इनका जब पोस्टमार्टम कराया जा रहा था तो कई लोग इनको रोक रहे थे, जैसे कि रामदेव बाबा खुद रोक रहे थे कि पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत है। सीखने के लिए बहुत कुछ है, आप इनसे सीखिए, इनके आवाज़ को सुनिए और लोगों की मदद के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और भारत को विकास की ओर ले जाइए।